जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू माय चैनल मुफ्त में शिक्षा। आज हम क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस का बुक कॉन्टेम्प्ररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स है ना। तो इस बुक के चैप्टर 1 द एंड ऑफ बाईपोलरिटी, दो ध्रुवीयता का अंत है ना। बाईपोलरिटी वर्ल्ड दो सेगमेंट में उस समय ऑलमोस्ट बटा था। देयर वर टू पोल्स ऑफ द वर्ल्ड, वन वाज सोवियत यूनियन एंड अदर वाज यूएस, सो वेस्टर्न ब्लॉक। ओके, सो दो ध्रुव थे, इन दोनों ध्रुवती में ये इनका बाईपोलरिटी का जो एंड हुआ, अभी हम ये फर्स्ट चैप्टर में ये पढ़ने वाले हैं। So we'll start overview. The Berlin Wall, which had been built at a height of Cold War, है ना, was its greatest symbol, was toppled by the people in 1989. तो जो बर्लिन में वॉल खड़ी की गई थी, जो ईस्ट जर्मनी वेस्ट जर्मनी को डिवाइड करती थी, बर्लिन वॉल है ना, जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। तो ये शीत युद्ध की जो कोल्ड वार है उसकी सबसे बड़ी सिंबल थी। इट वाज द ग्रेटेस्ट सिंबल, सबसे बड़ा प्रतीक था बर्लिन वॉल, है ना। नाउ ये बर्लिन वॉल को 1989 में टॉपल कर दिया जाता है। बर्लिन वॉल इज टॉपल्ड बाय द पीपल। किसके द्वारा? वहाँ के जनता के द्वारा टॉपल कर दिया जाता है 1989 में। तो ये एक शीत युद्ध का जो खात्मा है वहाँ उसका मार्क है कि बर्लिन वॉल को टॉपल कर देना शीत युद्ध के खात्मे को दर्शाता है। So this dramatic event was followed by an equally dramatic and historic chain of events that led to the collapse of Second World and end of the Cold War. तो ये जो इवेंट है ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर कोलैप्स ऑफ सेकेंड वर्ल्ड है ना, सेकेंड वर्ल्ड एंड एंड ऑफ द कोल्ड वॉर। तो कोल्ड वॉर की समाप्ति का ये सिंबल है। तो जर्मनी डिवाइडेड आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज यूनिफाइड। तो जर्मनी, जिस जर्मनी का सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद डिवीज़न कर दिया जाता है, जैसा कि बताया ईस्ट जर्मनी वेस्ट जर्मनी में, वो फिर से यूनाइट हो जाता है। वन आफ्टर अनदर द एट ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज दैट वेर पार्ट ऑफ द सोवियत ब्लॉक रिप्लेस्ड देयर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट्स इन द रिस्पॉन्स टू मास डेमोन्स्ट्रेशन। तो एक एक करके जो 8 यूरोपियन कंट्रीज थे जो सोवियत ब्लॉक के हिस्सा थे, वो धीरे धीरे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को, अपने कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को मास डेमोन्स्ट्रेशन है ना, जनता के प्रदर्शन के द्वारा धीरे धीरे हटा देते हैं। द सोवियत यूनियन स्टूड बाई एज द कोल्ड वॉर बिगन टू एंड, नॉट बाई मिलिट्री मीन्स बट एज ए रिजल्ट ऑफ मास एक्शंस बाई ऑर्डिनरी मैन एंड वीमेन। तो जो सोवियत यूनियन है मिलिट्री मीन्स के द्वारा नहीं, बल्कि उसका जो विघटन होता है वो मास एक्शंस बाय ऑर्डिनरी मैन एंड वीमेन, जो आम जनता है उसके द्वारा एक्शन लेकर ही उसका विघटन होता है। इवेंचुअली द सोवियत यूनियन इटसेल्फ डिसइंटीग्रेटेड है ना, और सोवियत यूनियन अपने आप वो टूट जाता है ना, डिसइंटीग्रेट हो जाता है। इन दिस चैप्टर वी डिस्कस द मीनिंग, द कॉज एंड कंसिक्वेंसेज ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड। तो ये एक्चुअली क्या है, जैसे दुनिया को 3 वर्ल्ड में कहा जाता है। वेस्टर्न ब्लॉक वॉज फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज, यूएस जो सोवियत ब्लॉक वॉज कॉल्ड सेकेंड वर्ल्ड कंट्रीज, एंड द अदर कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज आर कॉल्ड थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। तो जो सेकेंड वर्ल्ड कंट्रीज है इसका डिसइंटीग्रेशन हो गया। सो वी ऑल्सो डिस्कस वॉट हैपन टू द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड आफ्टर द कोलैप्स ऑफ द कम्युनिस्ट रेजिम्स एंड हाउ इंडिया रिलेट्स टू दिस कंट्रीज नाउ। तो अभी सम चैप्टर में पढ़ेंगे कि इसका कैसे कोलैप्स हुआ, उसके बारे में डिटेल में समझेंगे, कम्युनिस्ट रेजिम कैसे खत्म हुई, और इंडिया के, भारत के अभी इन देशों के साथ कैसे संबंध है, ये भी हम इसमें समझेंगे। सो नाउ व्हाट वाज द सोवियत सिस्टम। सबसे पहले हम समझेंगे कि सोवियत प्रणाली क्या थी। द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स है ना, यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, came into being after the socialist revolution in Russia in 1917। तो समाजवादी सोवियत गणराज्य रूस में हुई 1917 की समाजवादी क्रांति के बाद अस्तित्व में आता है। द रेवोल्यूशन वॉज इंस्पायर्ड बाय द आइडियल्स ऑफ सोशलिज्म एंड अपोज टू कैपिटलिज्म एंड द नीड फॉर इगैलिटेरियन सोसाइटी। तो यह क्रांति क्यों हुई? यह क्रांति पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में हुई थी और समाजवाद के आदर्शों और समतामूलक समाज की जरूरत से प्रेरित थी। इगैलिटेरियन सोसाइटी, समतामूलक समाज।
This was perhaps the biggest attempt in human history to abolish the institution of private property and consciously design a society based on the principles of equality. तो यह मानव इतिहास में निजी संपत्ति की जो संस्था को समाप्त करने और समाज को समानता के सिद्धांत पर सचेत रूप से रचने की सबसे बड़ी कोशिश थी. In doing so, the makers of Soviet system gave primacy to the state and the institutions of the party. The Soviet political system centered around the Communist Party and no other political party or opposition was allowed. तो ये ऐसा करने के लिए सोवियत प्रणाली के जो निर्माताओं ने राज्य और पार्टी की संस्था को महत्व दिया. सोवियत राजनीतिक प्रणाली की धुरी कम्युनिस्ट पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी है ना, एंड नो अदर पॉलिटिकल पार्टी, और कोई दूसरी पार्टी या कोई दूसरा अपोजिशन अलाउड नहीं था. द इकोनॉमी वॉज प्लान एंड कंट्रोल्ड बाय द स्टेट. तो जो अर्थव्यवस्था थी योजनाबद्ध थी और राज्य के नियंत्रण में थी. प्लान्ड इकोनॉमी एंड कंट्रोल्ड बाय स्टेट. आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर द ईस्टर्न यूरोप कंट्रीज, Eastern Europe countries that the Soviet army had liberated from the fascist forces came under the control of USSR. तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो ईस्ट यूरोप के कंट्रीज थे, है ना, पूर्वी यूरोप के जो कंट्रीज थे, देश थे पूर्वी यूरोप के, वो जिनको सोवियत आर्मी ने फासिस्ट फोर्सेस से आज़ाद करवाया था, है ना, फासिस्ट फोर्सेस, इटली के फासिस्ट फोर्सेस एंड जर्मनी के नाजी फोर्सेस, तो जिनको आज़ाद कराया था वो सब सोवियत के कंट्रोल में आ गए. The political and economic systems of all these countries were modeled after the USSR. तो इन सभी देशों की राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था को सोवियत संघ की समाजवादी प्रणाली की तर्ज पर ढाला गया. दिस ग्रुप ऑफ कंट्रीज वॉज कॉल्ड द सेकेंड वर्ल्ड और द सोशलिस्ट ब्लॉक. तो इस ग्रुप ऑफ कंट्रीज को हम क्या बोलते हैं? सेकेंड वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है, जैसा कि मैंने अभी बताया भी आपको, और या सोशलिस्ट ब्लॉक के नाम से जाना जाता है, दूसरी दुनिया, है ना. द वॉर्सो पैक्ट, ए मिलिट्री अलायंस हेल्ड देम टुगेदर. और इनका एक वॉर्सो पैक्ट हुआ ना. वॉर्सो पैक्ट के साथ ये एक मिलिट्री अलायंस था जो इनको एक दूसरे के साथ अलायंस में लाता था. द यूएसएसआर वॉज द लीडर ऑफ द ब्लॉक. तो इस ब्लॉक का जो नेता था वो सोवियत संघ था. द सोवियत यूनियन बिकेम ए ग्रेट पावर आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. द सोवियत इकोनॉमी वॉज देन मोर डेवलप्ड दैन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एक्सेप्ट फॉर द यूएस. तो सोवियत उस समय एक बहुत बड़ी शक्ति बनकर उभरा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद. और सोवियत सेना ये जो सोवियत संघ था, है ना, उसकी जो अर्थव्यवस्था थी वो अमेरिका को छोड़ दे तो बाकी सभी देशों के, विश्व के बाकी जो शेष देशों थी उसकी तुलना में बहुत अधिक थी, विकसित थी. इट हैड ए कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशंस नेटवर्क, वास्ट एनर्जी रिसोर्सेज इंक्लूडिंग ऑयल, आयरन एंड स्टील, machinery production and a transport sector that connected its remotest areas with efficiency. तो देखिए इसका क्या था कि इट हैज़ ए कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन नेटवर्क. इसका जो कम्युनिकेशन नेटवर्क था, है ना, वो संचार की जो प्रणाली थी वो बहुत उन्नत थी. और उसके पास विशाल ऊर्जा संसाधन था जिसमें खनिज तेल, लोहा, इस्पात, मशीनरी उत्पादन आदि सभी शामिल थे. और इसका जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम था, है ना, वो इतना सुव्यवस्थित और विशाल था कि ये दूर दराज के इलाकों में भी इनका आवागमन का व्यवस्था बहुत सही था. सो इट हैड ए डोमेस्टिक कंज्यूमर इंडस्ट्री दैट प्रोड्यूस्ड एवरीथिंग फ्रॉम पिन्स टू कार्स, दो देयर क्वालिटी डिड नॉट मैच दैट ऑफ द वेस्टर्न कैपिटलिस्ट कंट्रीज. तो सोवियत संघ का जो था, इनका क्या था, घरेलू उपभोक्ता उद्योग भी बहुत उन्नत था और पिन से लेकर कार तक सभी चीज़ों का वहाँ उत्पादन होता था. हाँ, ये अलग बात थी कि हालांकि जो सोवियत संघ के जो उपभोक्ता उद्योग बनाने वाली वस्तुएं थी उनकी गुणवत्ता के लिहाज से जो वेस्टर्न कंट्रीज थी, पश्चिमी देशों के स्तर की नहीं थी. द सोवियत स्टेट ensured a minimum standard of living for all citizens and the government subsidized basic necessities including health, education, child care and other welfare schemes. तो जो सोवियत स्टेट था वो एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, सभी नागरिकों के लिए एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, है ना, फॉर ऑल सिटीजन को इंश्योर करती थी. और गवर्नमेंट सब्सिडाइज करती थी जो बेसिक ज़रूरतें हैं, जो आम नागरिक की मूलभूत ज़रूरतें, लाइक
हेल्थ, एजुकेशन, चाइल्ड केयर, तो इन सब जो और अदर वेलफेयर स्कीम जो है ना, इन सब स्कीम्स में काफ़ी सब्सिडी सरकार देती थी। सो स्टेट ओनरशिप वॉज द डोमिनेंट फॉर्म ऑफ ओनरशिप। लैंड एंड प्रोडक्टिव एसेट्स वेर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द सोवियत स्टेट। तो मिल्कियत का प्रमुख रूप राज्य का स्वामित्व तथा भूमि और अन्य उत्पादक संपदाओं पर स्वामित्व होने के अलावा नियंत्रण भी राज्य का ही था। So the Soviet system, however, became very bureaucratic and authoritarian, making life very difficult for citizens. बहरहाल सोवियत प्रणाली पर नौकरशाही का शिकंजा कसता चला गया, ब्यूरोक्रेटिक हो गया बहुत ज़्यादा। यह प्रणाली सत्तावादी होती गई और नागरिकों का जीवन कठिन होता गया। Lack of democracy and absence of freedom of speech stifled people who often expressed their dissent in jokes and cartoons. तो वहाँ डेमोक्रेसी नहीं थी, लोकतंत्र नहीं था, और जो इस कारण, और वहाँ पे एब्सेंस ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच, वहाँ पे अभिव्यक्ति की या विचारों की आज़ादी नहीं थी। तो इस कारण से क्या हुआ कि वो जो लोग थे, उन जो भी उनको डिसेंट, जो उनको विरोध करते थे, या थोड़ा सा विरोध भी नहीं कह सकते हैं, कि जो सरकार के साथ असहमति जाते थे, या चुटकुले या कार्टूनों में जो अपनी असहमति व्यक्त करते थे, तो इस तरह का होने लगा। सो मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशंस ऑफ सोवियत स्टेट नीडेड रिफॉर्म। सो बहुत सारे जो सोवियत के जो मोस्ट ऑफ द संस्थाएं थे, उसमें रिफॉर्म की ज़रूरत थी। द वन पार्टी सिस्टम रिप्रेजेंटेड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द सोवियत यूनियन हैड टाइट कंट्रोल ओवर ऑल इंस्टीट्यूशंस एंड वाज अनअकाउंटेबल टू द पीपल। तो क्या हुआ कि जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, सिर्फ एक पार्टी सिस्टम थी वहाँ, कम्युनिस्ट पार्टी है ना, और उसका टाइट कंट्रोल था सारे इंस्टीट्यूशन पे, और वो धीरे धीरे अनअकाउंटेबल हो गई, जनता को कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं देने लगी। द पार्टी रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज द अर्ज ऑफ द पीपल इन 15 डिफरेंट रिपब्लिक्स दैट फॉर्म्ड द सोवियत यूनियन टू मैनेज देयर ओन अफेयर्स इंक्लूडिंग देयर कल्चरल अफेयर्स। तो जो सोवियत पार्टी थी, है ना, ये जनता ने अपनी संस्कृति और बाकी मामलों की साथ संभालने अपने आप करने के बजाय 15 गणराज्यों को आपस में मिलाकर सोवियत संघ बनाया गया था। तो ये हुआ क्या कि 15 राज्यों को मिलाकर सब कुछ बना चल रहा था, अपना अफेयर्स मैनेज करने का, इवन कल्चरल अफेयर मैनेज करने का भी वो लोगों का जो अर्ज था वो दबा दिया जा रहा था। So although on the paper Russia was only one of the 15 republics that together constituted the USSR, in reality Russia dominated everything and people from other regions felt neglected and often suppressed. तो पेपर पे तो रशिया, उस 15 रिपब्लिक में से रशिया एक रिपब्लिक था, है ना, यूएसएसआर का रशिया एक वन ऑफ द रिपब्लिक था। बट सच्चाई ये थी कि रशिया का जो अफेयर था, रशिया जो था वो बाकी सारे पे डोमिनेट कर रहा था। तो इससे क्या हुआ कि जो बाकी 14 रिपब्लिक्स थे उनको लगने लगा, नेगलेक्ट लगने लगा, उनको डिप्रेस्ड लगने लगा, कि वो सप्रेस्ड लगने लगे कि हमारा दमन हो रहा है। सो ये एक क्वाइट नेचुरल चीज़ है दोस्तों। अगर आप 10-15 लोगों के संग है और किसी एक व्यक्ति विशेष जो पावरफुल हो, या किसी एक क्षेत्र विशेष जो पावरफुल हो, उसकी विचारधारा को आप सब पे थोपना स्टार्ट करेंगे, इवन टू द एक्सटेंट ऑफ कल्चरल अफेयर्स, तो वो बाकी लोगों के मन में आपके प्रति असंतोष पैदा करेगा। सो इन द आर्म्स रेस द सोवियत यूनियन मैनेज टू मैच द यूएस फ्रॉम टाइम टू टाइम बट एट ग्रेट कॉस्ट, है ना। तो जो आर्म्स रेस हुआ, जो बेसिकली सोवियत संघ, जो ये सोवियत संघ थी और जो अमेरिका थी, अमेरिका द्वारा वेस्टर्न ब्लॉक था, तो इनमें बेसिकली हथियारों की होड़ लगी हुई थी कि किन के पास ज़्यादा हथियार होगा। तो इसमें सोवियत संघ तो मैनेज कर रहा था, यूएस के लेवल से वो मैच कर रहा था, बट उसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ रही थी। द सोवियत यूनियन लैग्ड बिहाइंड द वेस्ट इन टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, दैट फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्ट, पावर, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इन फुलफिलिंग द पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एस्पिरेशंस ऑफ द सिटीजन्स। तो सोवियत यूनियन जो है वो लैग कर रहा था, पीछे चल रहा था, कहाँ वेस्ट के कंपैरिजन में, कहाँ टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना, यातायात और पावर के क्षेत्र में, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो लोगों के थे, जो वहाँ के लोग थे, उनकी आकांक्षाओं, उनकी राजनीतिक और इकोनॉमिक जो एस्पिरेशंस थे, उसको पूरा फुलफिल नहीं कर पा रही थी। द सोवियत इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान इन 1979 वीकेंड द सिस्टम इवन फर्दर।
और जो सोवियत संघ जो है वो हमला कर देता है अफ़गानिस्तान में 1979 में 1979 में। तो ये सोवियत के जो सिस्टम है उसको और कमज़ोर कर देता है। दो वेजेस कंटिन्यू टू ग्रो, प्रोडक्टिविटी एंड टेक्नोलॉजी फेल कंसिडरेबली बिहाइंड दैट ऑफ द वेस्ट। तो यद्यपि जो आय था, वेज है ना, वो बढ़ रहा था लोगों का, परंतु जो प्रोडक्टिविटी है ना, जो उत्पादन है और जो टेक्नोलॉजी है, ये तकनीकी है, ये वेस्ट के कंपैरिजन में काफ़ी पिछड़ गए थे ये सोवियत। सो दिस लेड टू शॉर्टेजेज इन ऑल कंज्यूमर गुड्स। तो इससे क्या हुआ, जो भी उपभोक्ता की वस्तु थी उसमें कमी हो गई। फूड इम्पोर्ट्स इंक्रीज्ड एवरीवेयर, और खाद्यान्नों का जो आयात है वो साल दर साल बढ़ता गया। द सोवियत इकोनॉमी वॉज फॉल्टरिंग इन द लेट 1970s एंड बिकेम स्टैग्नेंट। तो 1970 के दशक के अंतिम वर्षों में यह व्यवस्था लड़खड़ा रही थी और अंततः ठहर सी गई थी। तो इस टॉपिक को यहीं समाप्त करते हैं।